गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने स्कंदगुप्त की उपलब्धियों की चर्चा की थी और आज हम गुप्त प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार मौर्य प्रशासन के बारे में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से परिचय मिलता है, वैसे गुप्त प्रशासन के विषय में परिचय के लिए हमारे पास कोई विशेष ग्रंथ नहीं है। गुप्त सम्राटों के जो शिलालेख व सिक्के मिले हैं वे ही गुप्त शासन प्रशासन के विषय में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत सभी प्रदेशों पर गुप्त सम्राटों का सीधा शासन नहीं था। समुद्रगुप्त ने अनेक राजाओं को अपने अधीन करके उन्हें अपने राज्यों के शासन के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था। तो इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत अनेक ऐसे सामंत राज्य विद्यमान थे जिनके शासकों को अपने राज्य के आंतरिक शासन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। सामंतों को उनके राज्य और शक्ति के अनुसार महाराज, उपरी महाराज भी कहते थे और सभी सामंतों की स्थिति एक समान भी नहीं थी। तो इस प्रकार जो गुप्त प्रशासन था, गुप्त प्रशासन में राजत्व का सिद्धांत। गुप्त वंश के अंतर्गत अनेक चक्रवर्ती राजा हुए हैं और उन्होंने भारत को एक राजनीतिक सूत्र में भी बांध कर रखा। गुप्त राजाओं ने अनेक उच्चतम राज की उपाधियां भी धारण की। अभिलेखों व सिक्कों आदि में उनकी उपाधियां महाराजाधिराज, परम देवत, परम भट्टारक, परमेश्वर, राजाधिराज आदि मिलती हैं। इतिहासकार डॉक्टर मजूमदार व डॉक्टर डी.सी. सरकार के अनुसार प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को इंद्र और यम के समान ही नहीं बल्कि लोक में रहने वाला देवता भी कहा गया है। इसलिए वे गुप्त राजत्व को देवप्रद और राजा को देवरूप मानते थे। किंतु इन उपाधियों से ये अनुमान करना गलत होगा कि गुप्त राजा राजत्व को देवप्रद मानते थे। यानी गुप्त राजा है, गुप्त राजत्व का जो सिद्धांत है वो लोक में रहने वाला देवता यानी राजत्व के देवप्रद सिद्धांत के साथ साथ शास्त्र सम्मत भी मानते थे। उस युग में राजत्व की महिमा उसके देवत्व पर नहीं बल्कि शास्त्र सम्मत होने से अस्तुत्य मानी जाती थी। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि गुप्त राजत्व का सिद्धांत देवत्व के साथ साथ शास्त्र सम्मत भी था। गुप्तों का उत्तराधिकार नियम भी इस बात का प्रमाण है कि गुप्त सम्राट राजपद को देवप्रद नहीं बल्कि गुणों अथवा योग्यता पर आधारित मानते थे। तो ये गुप्तों का राजत्व सिद्धांत था। केंद्रीय शासन। गुप्त प्रशासन में सर्वोच्च सम्राट होता था। राजतंत्रात्मक शासन में राजा ही सर्वोपरि होता था और राज्य की अंतिम सत्ता उसी के हाथ में थी। राजा ही प्रशासन संबंधी विभिन्न कार्यों का प्रतिदिन निर्धारित समय पर स्वयं निरीक्षण और संचालन करता था। यद्यपि सम्राट शासन और सेना दोनों का सर्वोच्च अधिकारी था, किंतु वह मंत्री, सचिव, अमात्य आदि की सलाह ही नहीं लेता था, वरन राज्य के नीति विषयक प्रमुख कार्यों को वह मंत्री व मंत्रिपरिषद की मंत्रणा से ही किया करता था। गुप्त अभिलेखों में मंत्री उपाधि का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु कुमारगुप्त प्रथम के कर्मदंडा अभिलेख में शिखर स्वामी और उसके पुत्र पृथ्वीसेन को कुमारामात्य के अलावा मंत्री भी कहा गया है। गुप्त सम्राटों के लेखों से मंत्रियों के पदनामों का परिचय मिलता है कि विभिन्न प्रकार के उस समय मंत्री होते थे, यानी केंद्रीय पदाधिकारी होते थे। केंद्रीय पदाधिकारियों के अंतर्गत संधि विग्रही, युद्ध और संधि का मंत्री, महाबलाधिकृत,
सेना का मंत्री, महाकस्पटलिक राजकीय कागजातों का मंत्री, आयुक्त राजकोष का मंत्री। इनकी सहायता से सम्राट शासन करता था। विशेष राजनीतिक परिस्थिति में कई मंत्रियों के हाथ में शासन और सेना दोनों के अधिकार होते थे। समस्त केंद्रीय शासन कई विभागों में संगठित था, जिन्हें अधिकरण कहते थे, और जिसका प्रबंध मंत्री, अमात्य, कुमारामात्य, युवराज आदि अधिकारी करते थे। और प्रत्येक अधिकरण यानी विभाग की अपनी मुद्राएं या सील होती थी। तो ये केंद्रीय पदाधिकारी थे, केंद्रीय शासन था, इनको आपको ध्यान में रखना है। महाबलाधिकृत, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी, महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश, महासंधि विग्रहिक युद्ध व शांति का अधिकारी, दंडपाशिक पुलिस अधिकारी। तो ये मुख्य केंद्रीय पदाधिकारी थे, इनको आपको ध्यान में रखना है। प्रांतीय शासन, शासन की सुविधा के लिए समस्त गुप्त साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था। शासन की सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी, जिसे भुक्ति अथवा देश अथवा भोग कहते थे। गुप्तकालीन अभिलेखों में या शिलालेखों में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट करता था। प्रांतीय शासक को गुप्त लेखों में गोप्ता, उपरीक या उपरीक महाराज भी कहा जाता था। इन पदों पर गुणवान यानी उच्च कुल के, राजकुल के कुमार आदि को नियुक्त किया जाता था। ये प्रांतीय शासक बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक विद्रोहों से रक्षा करने के लिए उत्तरदायी होते थे और अपने प्रांत में सार्वजनिक हित के कार्य भी करते थे। इस प्रकार का ये प्रांतीय शासन था। जिले का शासन, प्रत्येक प्रांत अनेक जिलों में विभाजित था। जिलों के लिए विषय शब्द का प्रयोग किया गया है। एक भुक्ति के अंतर्गत कई विषय होते थे। विषय के शासक को विषयपति कहा जाता था। विषय का प्रमुख विषयपति कहलाता था। विषयपति की नियुक्ति संबंधित प्रांत के उपरीक द्वारा की जाती थी। विषयपति को सलाह देने के लिए विषय परिषद होती थी, जो नगर सभा के समान थी। इसके सदस्य नगर श्रेष्ठी, सार्तवाह, प्रथम कुलिक यानी मुख्य शिल्पी व प्रथम कायस्थ होते थे। विषयपति के प्रधान कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था। यानी उस समय जिले को विषय कहा जाता था और विषय का प्रमुख अधिकारी विषयपति होता था। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी अति आवश्यक है। ग्राम प्रशासन, ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिक या महत्तर होता था। उसकी सहायता के लिए ग्राम सभा होती थी। ग्राम समूह की छोटी इकाइयों को पेट कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और गांव के शासन प्रबंध के लिए जो पंचायत होती थी, उसमें महत्तर यानी गांव के मुखिया, अष्टकुलाधिपति यानी 8 कुलों के मुखिया, ग्रामिक गांव का प्रबंधक और कुटुंबिक यानी कृषक सदस्य होते थे। ये जो ग्राम सभा गांव की सुरक्षा, निर्माण कार्य, राजस्व वसूली कर कोष में जमा कराने आदि का कार्य करती थी। तो इस प्रकार ये ग्राम सभा भी थी। नगरीय शासन, नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल कहा जाता था। प्रधान अधिकारी पुरपाल होता था, ध्यान में रखना है। वह कुमारामात्य की श्रेणी का अधिकारी होता था। और पहाड़पुर ताम्रपत्र लेख में नगर के मुख्य अधिकारी को आर्य नगर श्रेष्ठी और नगर पालिका कार्यालय को अधिष्ठान अधिकरण कहा गया है। नगर पालिका सभा में यानी नगरीय सभा में संभवतः 4 सदस्य होते थे। मुख्य पुरपाल यानी चेयरमैन यानी मेयर कर सकते हैं उसको, या नगर का अध्यक्ष कह सकते हैं, पुरपाल।
प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ और सार्थवाय। और इसका भी जो कार्य था वो नगरीय संबंधी व्यवस्था, भूमि का क्रय विक्रय, परिवर्तन, स्वच्छता, सफाई, सड़क निर्माण इत्यादि के कार्य होते थे। राजस्व व्यवस्था। प्राचीन परंपरा के अनुसार इस समय भी राजा भूमि का स्वामी होता था। राजा भूमि कर के रूप में उपज का छठा हिस्सा लेता था, तो इस कर को भाग कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उद्रक व ऊपरी कर अन्य भूमि कर थे। उद्रक अस्थायी किसानों से तथा ऊपरी कर अस्थायी किसानों से लिया जाता था। कृषक अपना भूमि कर नकद व अन्य के रूप में दोनों में दे सकते थे। विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगाकर भूतोवाद प्रत्याय कहलाता था। तो इस प्रकार ये उस समय की राजस्व व्यवस्था थी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। हालांकि इस काल में भूमि अनुदान दिया जाता था, जिससे क्या हुआ, गुप्त प्रशासन कमजोर हुआ था। भूमिदान के साथ गांव से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। अतः सामंती व्यवस्था में राजस्व पर केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होता चला गया और ये एक तरीके से गुप्त साम्राज्य की कमजोरी थी उस समय की। मंदिरों तथा ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमिदान दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। भूमि कर संग्रह के लिए ध्रुवाधिकरण नामक अधिकारी होता था। तब भूमि अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए महा अक्षपटलिक तथा कर्णिक नामक अधिकारी होते थे। तो ये उस समय की राजस्व व्यवस्था थी। न्याय व्यवस्था। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश था। व्यापारियों की श्रेणियों के अलग न्यायालय व कानून होते थे जो अपने सदस्यों के विवादों का निपटारा करते थे। पुग नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की समिति होती थी, जबकि कुल समान परिवार के सदस्यों की समिति होती थी। गांव में ग्राम पंचायत न्याय कार्य करते थे और गुप्त अभिलेखों में न्यायाधीशों को दंडनायक, महादंडनायक कहा गया है। चीनी यात्री फाइयान के विवरण से हमें पता चलता है कि दंड विधान कोमल था। शारीरिक यातनाएं व मृत्युदंड उस समय नहीं दिए जाते थे। बार बार राजद्रोह करने वाले व्यक्ति का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। गुप्त काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित व प्रतीक हुए थे। तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण न्याय व्यवस्था थी। सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत सेना के 4 अंग थे। पैदल सेना, रथ सेना, अश्वारोही और गज सेना थी। सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत कहलाता था। गज सेना का प्रधान महापीलुपति तथा अश्व सेना का प्रधान भट्टाश्वपति कहलाता था। पैदल सेना की टुकड़ी को चमुई तथा साधारण सैनिक को चाट कहा जाता था। सेना के साजो सामान की देखरेख करने वाला अधिकारी रणभांडागारी कहलाता था। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि गुप्त प्रशासन में केंद्रीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और हालांकि इस युग में भूमि अनुदान अत्यधिक मात्रा में दिए जाने लगा था, जिससे शासन के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिला व सामंतवाद को बढ़ावा मिला, जिससे गुप्त साम्राज्य दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला गया। और उसके गुप्त काल के अंत में तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी भूमि अनुदान दिया जाने लगा, जिससे गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। तो इस प्रकार उपयुक्त क्वेश्चन से स्पष्ट आपको निबंधात्मक क्वेश्चन में निष्कर्ष जरूर लिखना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। निष्कर्ष के अंतर्गत कोई भी टॉपिक है उसका सारांश लिखा जाता है, यानी उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि गुप्त प्रशासन प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जिसके अंतर्गत ग्राम प्रशासन की उत्कृष्ट व्यवस्था थी और राजस्व, न्याय और सैन्य व्यवस्था भी संतुलित थी। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।